potential difference across the tip of the wing must not be more than 20 volt. If the Earth's magnetic field is 0.01 Tesla. 5 नहीं मिला सबके पास 6 है, पहले 6 कर लेते हैं। 6 मिल गया सारा को। कौन सा है पास? आपके पास है सर 5 कर लेते हैं यार। अगर बच्चों को 6 मिला हुआ, पहले 6 कर देते हैं, 5 भी करवाते हैं। ये बहुत मसला है, ऑनलाइन क्लास दोनों समझ ही नहीं आती क्या करना। हाँ जी, हाँ जी। FLP नंबर 6 रिलेटेड FLP नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वायर में करंट ऊपर को जा रहा है और उसके साथ एक लूप है। उसने बोला है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द लूप। क्वेश्चन नंबर 6 में पास पेपर के ज्यादातर यूनिटी के बहुत सारे सवाल हैं। हाँ जी, अब बेटे आप देखें तो एक XY वायर है, XY वायर में करंट ऊपर को जा रहा है और जो इसके साथ लूप है, लूप उसमें करंट की डायरेक्शन ये है। आपने मुझे बताना है ये बात आप लोगों ने एफएससी में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। एफएससी में स्मार्ट सिलेबस में टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, चैप्टर 14 का। उसके साइड पे एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। वो इंफॉर्मेशन ये है कि अगर दो पैरेलल वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में हो, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। याद है? और अगर दो वायर्स में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, दे विल रिपेल ईच अदर। तो अगर आप देखें तो करंट इस वायर के ऊपर को और लूप का इधर नीचे को है जो इसको फेस कर रही है, तो इसमें और इसमें करंट ऑपोजिट है। लेकिन इस वायर के सामने लूप की ये वाली साइड आ रही है ना, तो इसमें करंट ऊपर को और इसमें करंट क्या है, नीचे को। सो दे विल रिपेल ईच अदर। तो राइट ऑप्शन क्या होगी बताएं? इट विल मूव। हाँ जी, इसमें राइट ऑप्शन आएगी इट विल मूव अवे फ्रॉम द लूप। बीटा ऑप्शन आ जाएगी बेटे, ठीक है। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, आपने पहले मुझे बताना है ये ग्राफ कौन सा है बताएं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और उसने आपसे पूछा क्या, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या बताएगा, याद करें कुछ। बीटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व डिस्टेंस कवर्ड बता देगा, तो एक्सेलरेशन टाइम का एरिया अंडर कर्व आपको वेलोसिटी बताएगा। वेलोसिटी। अब ये ट्रायंगुलर शेप बनी हुई है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें बस। एक्सेलरेशन टाइम का एरिया अंडर कर्व आपको क्या बताएगा, वेलोसिटी। यहां पर एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन में यहां पे लिखा 10 और ये टाइम है और यहां पे लिखा 11। तो इसका एरिया अंडर कर्व निकालें आप, कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल है 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस 11 है और हाइट क्या है 10, तो क्या आ जाएगा 110/2 55। ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, चैप्टर 3+4 के टेस्ट में ये सवाल हमने किया हुआ है। कैलकुलेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट पुट इनटू सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द मून, वी नीड टू नो। आप बताएं जरा, हमने एक बॉडी को मून के गिर्द घुमाना है, तो हमें किसका रेडियस चाहिए होगा, किसका मास पता होना चाहिए, जमीन का या मून का? मून का। अगर किसी बॉडी को जमीन के गिर्द घुमाना है तो जमीन का मास पता होना चाहिए, और किसी बॉडी को मून के गिर्द घुमाना है तो हमें किसका मास पता होना चाहिए, प्लैनेट का जिसके गिर्द बॉडी घूम रही है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगी, द मास ऑफ द मून, सी ऑप्शन। If the density of oxygen is about 16 times of the hydrogen, the speed of sound is x. The speed of sound in hydrogen will be, बताएं जी। हाइड्रोजन में साउंड की स्पीड ज्यादा होगी ऑक्सीजन में? हाइड्रोजन में
हाइड्रोजन में सी शीट होगी क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड ऑफ साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। हाइड्रोजन का मोलर मास कम है, जिस गैस की डेंसिटी और जिस गैस का मोलर मास कम होता है उसमें साउंड स्पीडली ट्रैवल करती है। ठीक है, सो द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन विल बी ग्रेटर देन एक्स। एक्स किसकी स्पीड है? ऑक्सीजन। ठीक है, राइट ऑप्शन आएगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 5 में से देख के बताएं which the following expression should be valid for velocity of ocean wave। डेंसिटी है वाटर की, h डेप्थ ऑफ ओशियन है, लैम्डा वेवलेंथ है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। पता क्या पूछा उसने आपसे? वो कह रहा है कि होमोजेनिटी के लिहाज से कौन सा फॉर्मूला राइट है। आप मुझे बताइए अल्फा में क्या लिखा है? अंडर जी। क्या v अंडर g के इक्वल है? ये डायमेंशन राइट है? गलत। g का यूनिट ms-2 है, v का मीटर पर सेकंड है। दोनों के यूनिट डिफरेंट है, ये डायमेंशन भी करेक्ट नहीं है। बीटा ऑप्शन क्या बताएं? √gh। आप बताएं v का यूनिट मीटर पर सेकंड है तो राइट हैंड साइड का भी g का यूनिट क्या है? g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और h मीटर है तो क्या आएगा? √ भी तो है, मीटर स्क्वायर s-2 √ इसका अंडर रूट मीटर पर सेकंड ही आएगा। सारी बेटे बात राइट ऑप्शन बीटा है, बाकी भी चेक कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाए। कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट illuminate two narrow parallel slits and interference pattern which result is observed on a screen some distance beyond the slit, which the following modification will increase the separation between dark lines। अगर आपने डेल्टा वाई बढ़ाना है, अगर आपने फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा आपको? बताएं, कल भी बताया था। डेल्टा वाई बढ़ाने के लिए आपको एक ऐसी लाइट यूज करनी पड़ेगी जिसकी वेवलेंथ क्या हो? जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका डेल्टा वाई भी ज्यादा होगा। राइट ऑप्शन इज यूजिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? बताएं। डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट तो एल है, अगर एल कम करेंगे तो डेल्टा वाई कम होगा, लेकिन आपको तो बढ़ाना है। राइट ऑप्शन क्या बनेगी? सी। नेक्स्ट बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बेटे बी है, मैंने बोला सी रॉन्ग ऑप्शन है। 7 वाले ने बताएं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप ईच कंसिस्ट ऑफ 2 लेंस। बेटे याद है इनमें वो कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे टेलीस्कोप इज सिमिलर टू माइक्रोस्कोप। बेटे पता क्या है, दोनों जो फाइनल इमेज बनाते हैं ना वो इन्वर्टेड और वर्चुअल होता है। याद है बेटे आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक लेंस उसके आगे एक और लेंस, याद है बेटे? और फाइनल इमेज कहां बना था? यहाँ पर। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो फाइनल इमेज इधर बनता है ना, इसके लिहाज से ये सेम साइड पर तो वर्चुअल है और उल्टा है तो क्या है? इन्वर्टेड। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। टेलीस्कोप में भी ऐसे ही होता है। टेलीस्कोप अगर आपको याद हो, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, आईपीस छोटा होता है और जो लाइट रेज उसमें ऑब्जेक्ट मून या सन होता है और लाइट रेज इकट्ठी होके इधर को आती है और यहीं पर फाइनल इमेज बनता है इंफिनिटी पर। इधर भी दोनों सेम साइड पर, इसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पर है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पर। ठीक है, लेकिन उल्टा है। उल्टा है तो क्या होगा? इन्वर्टेड। लेकिन सेम साइड पे तो क्या होगा? वर्चुअल। राइट ऑप्शन होगी द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा आसान सवाल है। एक सेल जिसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, उसकी अपनी ईएमएफ 2 वोल्ट है और उसको आपने सीरीज में लगाया है 2, 3 और 5 ओम वाले रेजिस्टर्स के साथ। आपने 3 ओम वाले के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना। बेटा जरा देखिए, आपके पास एक सर्किट है, उस सर्किट में बेटे आपसे कहता है कि 3 रेजिस्टर है और इनके साथ एक बैटरी है। ये वाले रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 2 ओम है
इसकी 3 ओम है और इसकी, और जो बैटरी है, बैटरी की बेटे ये ना कितनी है, 2 वोल्ट। ओके, उसने वोल्टेज किसके क्रॉस पूछा है, सभी वाले के क्रॉस। अब आपने V3 निकाला है, V3 किसके इक्वल होगा, IR सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम, इतना करंट इससे मिलेगा उतना इससे मिलेगा उतना इससे मिलेगा, लेकिन सब में वोल्टेज डिवाइड है। R3 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे R की जगह 3 ओम आ जाएगा, आपने वोल्टेज 3 ओम की क्रॉस निकालनी है, और I की जगह क्या आएगा, टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट का करंट निकलेगा टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल ये ना कितनी होता है, और ये तीनों आपस में क्या है, सीरीज में, 2 + 3 + 5 क्या आएगा, 10, कौन सा आएगा, 6/10, 6/10 which is equal to 0.6। सर वीडियो स्टिल होगी, वीडियो स्टिल होगी या ब्लर होगी, ठीक है सर, ठीक है, ठीक हो गया। कौन सी बात, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 9 2 दफा रिपीट हुआ है यूईटी के टेस्ट 2017 में 2018 2 दफा आया इस बार। क्वेश्चन नंबर 9 और बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, वो कहता है 3 बल्ब लगे हुए, बेटे यहाँ पर ना एक बैटरी है और एक बैटरी में कितने बल्ब लगे हुए, 3 बल्ब लगे हुए, बल्ब नंबर 1, बल्ब नंबर 2, और ये क्या लगा हुआ है, बल्ब नंबर 3, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एमीटर। वो कहता है 3 similar light bulbs are connected to a constant voltage as shown in the diagram. Each bulb operates at normal brightness and an ammeter is also attached. The filament of the one of the bulb break. एक बल्ब टूट गया है। अब मुझे बताएं, तो एक बल्ब के टूटने से ब्राइटनेस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, देखिए 3 बल्ब है, तीनों कैसे लगे, पैरेलल, पैरेलल में वोल्टेज सेम मिलेगी, वोल्टेज सेम मिलेगी ना। अगर 2 भी होंगे तब भी पैरेलल में ही, अगर मैं एक को निकाल दूं यहां से, अभी भी ये 2 कैसे हैं, पैरेलल में, अभी भी बैटरी इक्वल वोल्टेज देगी दोनों। अगर बैटरी की वोल्टेज 10 है, इसको भी 10 मिलेगा, इसको भी 10 मिलेगा, इसको भी 10 मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं। अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा, बैटरी भी 10 वोल्ट की है, इसको भी 10 मिलेगा, इसको भी 10 मिलेगा, तो वोल्टेज सेम मिलेगी, तो ब्राइटनेस क्या रहेगी, सेम, लेकिन पैरेलल में करंट सेम नहीं रहता। अब जरा देखें, जब 3 बल्ब है और हर किसी की रेजिस्टेंस R है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी पैरेलल में, R/3, R/N, R/3, या 1 + R 1 + R 1 + R करके चेक कर लें, रेसिप्रोकल लेके आ जाए। और करंट किसके इक्वल होगा बताएं, V/R इक्वल, ये वाली बैटरी सर बोर्ड नहीं शो हो रहा, क्या नहीं शो हो रहा बेटे, हो रहा है यार, सर बोर्ड नहीं शो हो रहा, नहीं हो रहा है अब्दुलरहमान, हो रहा है यार, हो रहा है बोर्ड, बंद हुआ वो। सर इसके इंटरनेट का प्रॉब्लम है, हम सबको हो रहा है, आप करा ले। यार मैं इधर आगे पढ़ लिया करो हमारे साथ, बोर्ड शो हो रहा है बेटे, कोई मसला होता है मुझे पता लग जाता है। अच्छा, तो V/R इक्विवेलेंट, बेटे V गिवन है और R इक्विवेलेंट कितना बताएं, R/3। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है और आपने डिसाइड आप लोगों ने करना है। अब मैं यहां से एक बल्ब निकाल दूं, एक बल्ब ब्रेक हो गया ना, ये वाला बल्ब निकल गया, अब कितने बल्ब है, 2। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी जब 2 बल्ब होंगे, R/2, और करंट भी किसके इक्वल आएगा, R इक्विवेलेंट की जगह R/2 आएगा। आप मुझे बताएं, करंट R/3 का आंसर बड़ा है या R/2 का, R/3 का आंसर छोटा है, R/2 बड़ा है। R/2 अगर एक बल्ब के फ्यूजन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/3 से क्या हो जाती है, R/2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट क्या हो जाएगा, बोले, डिक्रीज,
मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो एमीटर रीडिंग क्या करेगी? डिक्रीज। अब अक्सर बच्चे पता क्या समझते हैं, एक बल्ब चला गया तो एमीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पैरेलल में अगर 3 डिवाइसें लगी होंगी ना और एक डिवाइस खत्म कर देते हैं आप, तो रेजिस्टेंस बढ़ने के बजाय कम होने के बजाय क्या करती है? बढ़ जाती है, क्योंकि पैरेलल में आप रेसिप्रोकल लेके आए। आप खुद देख सकते हैं 3 बल्ब की रेजिस्टेंस R/3 है और 2 की क्या है? R/2। तो जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा। इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगी? एमीटर रीडिंग डिक्रीज, बल्ब ब्राइटनेस रिमेन अनचेंज। ये लगातार 2 साल इकट्ठे सवाल आया। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, अ ट्रांसफार्मर हैज 50 टर्न ऑन द प्राइमरी एंड 200 टर्न ऑन द सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी की वोल्टेज और करंट भी, प्राइमरी का वोल्टेज और करंट दे दिया है। द सेकेंडरी करंट इज अबाउट, स्टूडेंट्स मेरी बात सुनिएगा, आपने सेकेंडरी का करंट बताना है। बेटे आप सबने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ट्रांसफार्मर में, IS ओवर IP इज इक्वल टू VP ओवर VS। करंट रेशो वोल्टेज रेशो के इनवर्स होती है। आपने सेकेंडरी का करंट बताना है, तो IS किसके इक्वल होगा बच्चों? बोलो। VP ओवर VS मल्टीप्लाई बाय IP। अब उसमें अगर आप देखें तो टर्न प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की टर्न बताएंगे। तो बेटे VP ओवर VS की वही वैल्यू होती है जो NP ओवर NS की। ये कैसे मैंने लिखा, तो मुझे बता सकता है? वोल्टेज रेशो टर्न रेशो पे ट्रैक होती है, तो मैंने VP ओवर VS की जगह NP ओवर NS लिख सकता हूं। अब बताएं VP कितना है, सॉरी NP कितना है? प्राइमरी साइड पे 50 टर्न है और सेकेंडरी पे, और प्राइमरी का करंट कितना है? 110। ये बेटे वोल्ट की करंट 2 एम्पीयर है, बेटे 2/100 आ जाएगा और 50/100 0.5 हो जाएगा। The peak value of alternating 60 Hz power supply is 140 volt. AC voltmeter connected to the power supply will give a reading of approximately what? देखें आप मुझे बताएं, अगर पीक वैल्यू 140 वोल्ट है तो AC वोल्टमीटर आपको बताता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसके इक्वल होगी बताएं? VRMS is equal to V naught by under root 2। V naught 140 है, 140 को under root 2 से डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 98 वोल्ट। बीटा ऑप्शन आंसर आएगा 98 आ जाएगा, बी ऑप्शन। आप मुझे बताएं जो आपके घरों में 220 वोल्ट वोल्टेज है वो कौन सी वोल्टेज है? पीक या रूट मीन स्क्वायर? रूट मीन स्क्वायर। क्योंकि जो वो वापडा में आपने जो घरों में 3 फेज के कुछ भी घरों में वोल्ट मीटर लगे होते हैं 3 फेज के साथ, सब में वो रीडिंग 220 पर होती है। तो 220 कौन सी है? रूट मीन स्क्वायर। वोल्ट मीटर हमेशा इसी में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12। ये बेटा ये वाला सवाल ना, मतलब उन्होंने डाला तो ई कैड में है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ना कैलकुलेटर के बगैर मुश्किल है करना, तो बड़ा लेंथी सवाल है। याद है आपकी बुक में चैप्टर 16 में न्यूमेरिकल जिसमें आप पावर निकालते हैं, RL सर्किट की पावर, जिसका आंसर आता है 2798 वॉट। ये वाला बिल्कुल वैसा ही सवाल है। वो कहता है 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL 100 है और रेजिस्टेंस 100 है। व्हेन कनेक्टेड टू 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज AC सप्लाई, करंट के लिए अप्रोक्सीमेटली कंज्यूम एन एवरेज पावर हो। आपने एवरेज पावर निकालनी है। बेटे पावर निकालने का फॉर्मूला क्या है बताएं? VI cos। If you want to find the power, the formula is VI cos। अच्छा, अब बेटे इसमें V, उसने बोला जब 120 वोल्ट हम अप्लाई करेंगे, इस I की जगह क्या आ जाएगा? V over Z। V over Z क्यों है कौन बताएगा? क्योंकि रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टर भी है, तो इंपेडेंस आएगा। और इंपेडेंस किसके इक्वल होगी बताएं? X RN सर्किट है, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ऐसे ही बेटे
बहुत लंबा क्वेश्चन बनेगा, मुझे नहीं पता उन्होंने क्वेश्चन क्यों डाला है। और आरएल सर्किट में थीटा कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स एक्सएल ओवर आर, याद है आरएल सर्किट में फेज एंगल इस फॉर्म में से निकलता है और करंट इस फॉर्म में से निकलता है। अब आपने ये सारी वैल्यूज पुट करनी, पता मैं कहूंगा थोड़ा टाइम लगेगा। v की वैल्यू 120, r की वैल्यू 100, xl की वैल्यू 100, xl की वैल्यू ये देखें, xl की वैल्यू 100 है, r की भी 100 है, तो tan इनवर्स 1 क्या आएगा 45 और cos 45 क्या हो जाएगा 1/2। इस तरह इतने से को सॉल्व कर आपको ऑप्शन मिलेगी सी। लेकिन जब मैंने इसका आंसर निकाला था आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, मेरा आंसर आया था 72/√2, इसने निकाला मैं 72 × लेकिन मेरा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा एक दफा, क्योंकि मैंने 2 दफा करके देखा था, मेरा आंसर 72/√2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाए। Which of the following combination of reductive decay result in the formation of an isotope of the original nuclei? Which of the following combination of the reductive decay result in the formation of an isotope? Isotope में क्या सेम होता है? Atomic mass different होता है, atomic number same होता है। अच्छा अब जरा मुझे बताएं, आप आपसे पूछता हूं मैं, ये देखें एक एलिमेंट है XYZ, उसमें से एक अल्फा निकला, जब उसमें से अल्फा निकला तो y क्या आया A-4 Z-2, याद है अल्फा के निकलने से एटॉमिक मास 4 डिक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज होता है। लेकिन ये कहता है कि उसमें से कितने बीटा निकलेगी, दोबारा Z ही बन गए, एक बीटा निकलने से एक ऐड होता है ना, तो अगर 2 बीटा निकलेंगे तो क्या होगा, 2 बीटा निकलेंगे तो A-4 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीटा निकलने से एटॉमिक नंबर बढ़ता है। अब 2 बीटा निकले तो एटॉमिक नंबर कितना बढ़ेगा, 2 इंक्रीज होगा, तो -2 प्लस कैंसिल हो जाएगा, दोबारा Z नहीं आता। तो ये और ये आइसोटॉप ना हुए, इसका भी आंसर Z है, इसका भी क्या है Z। तो एक अल्फा और 2 बीटा निकलने से पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई आइसोटॉप बन गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में राइट ऑप्शन आएगा बीटा। 3 objects whose solid sphere and disk are rolling, which one have greatest rotational kinetic energy? उसने ये नहीं पूछा किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, बताएं धूप की। कैसे पता लगा बेटे, ये आपको करवाया हुआ है, धूप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv²। ये आपने चैप्टर 5 में किया हुआ है। डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/4 mv²। क्यों बच्चों, और सॉलिड स्फीयर की का फॉर्मूला है 1/5 mv²। पहले सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 1/2। तो की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, लेकिन बॉटम पे पहले कौन पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको बताई हुई है मैंने चैप्टर 5 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 बेटे, क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा जा रहा है वेक्टर p q एंड r हैव मैग्नीट्यूड 5, 12 and 13। बेटे जरा देखें p कितना है, बोले 5, q कितना है 12। मैंने q को परपेंडिकुलर क्यों बनाया, कोई बता सकता है, और r कितना है 13। बेटे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट ले आएगा 5, 12 और हाइपोटेन्यूज निकालेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13। अच्छा ये p है, ये q है, r है। वो कहता है कि अगर p प्लस q करने से रिजल्टेंट r आता है तो बताएं q और r में एंगल क्या है, q और r किधर है बताएं, ये q और ये क्या है, इनमें एंगल ये क्यों बच्चों, ये क्या है थीटा। q और r में एंगल ये होगा ना, थीटा के सामने क्या होता है, क्या कर रहे हैं
थीटा के सामने मैथ पढ़ते हो तुम लोग, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और थीटा और 90 के साथ क्या होता है, बेस, और बेस के ऑपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। अब आप जरा मुझे बताइए अल्फा ऑप्शन क्या है, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कितनी है बताएं, 12, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 13। तो थीटा किसके इक्वल आएगा बताएं, cos इनवर्स 12/13। बताएं cos इनवर्स 12/13 किसमें है, 4 लोग। ये मैथ का सवाल ज्यादा है, फिजिक्स का कम है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 में इतनी लंबी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ लास्ट लाइन पढ़े, देखें क्या कहता है, पहली लाइन और लास्ट लाइन। उसने पूछा व्हाट द टाइम टू मूव फ्रॉम ए टू बी। जब बॉडी ए से बी पर गई है तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया बताएं, 10 किलोमीटर लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन 16 में ए से बी का डिस्टेंस क्या है, 10 किलोमीटर। और पहली लाइन पढ़े आप, व्हीकल मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए टू बी, ऐसी है। तो बताइए टाइम कैसे निकालेंगे ए से बी का, स्पीड होगा डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम होगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, और ए से बी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, और ये 10 किलोमीटर है। आंसर निकाला मिनट में। अब मुझे बताएं 10/60 किलोमीटर, किलोमीटर एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 60 में क्या हो गया, किलोमीटर, किलोमीटर से क्या होगा, आंसर क्या आएगा, 10 मिनट। यूटी वाले पता क्या करते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत लंबी लंबी देते हैं, 4 लाइनों की, 5 लाइनों की, टाइम वेस्ट कर देंगे। क्वेश्चन सिंपल सा होता है, अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ गए ना, आप आंसर कर लेंगे। तो मैं आपको इसके लिए एक आर्ट बताता हूँ। जो भी क्वेश्चन आया करे ना, आप उसका एक स्केच बना लीजिए साइड। उसने बोला ये इसकी वैल्यू कितनी, इसकी कितनी, आप सारी याद रख रहे होते हैं, आप साइड से एक स्केच ड्रॉ कर लेंगे। मैं आपको रफ के लिए शीट्स पर, जब आप साइड में एक स्केच ड्रॉ कर लेंगे, बॉडी इधर गई, इधर गई, इधर गई, तो स्केच ड्रॉ करने से आप आधा सवाल भी करके बैठते हो, आपको समझ आ जाएगी मैंने करना है। तो जब भी लंबे स्टेटमेंट वाले सवाल आए तो स्केच आउट कर लिया करो, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर की टर्न रेशियो है 10, what will be the voltage across secondary if it is connected to 200 volt dry cell, 0। क्योंकि जब आप ड्राई सेल कनेक्ट करेंगे ना, तो ट्रांसफार्मर तो एसी के ऊपर ऑपरेट होता है, ड्राई सेल डीसी है, तो ट्रांसफार्मर ऑपरेट ही नहीं होगा। ऑप्शन डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में 30 जूल ऑफ हीट फ्लो इनटू द सिस्टम एंड सिस्टम डज 50 जूल ऑफ वर्क, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। कितनी हीट सिस्टम में आई है, 30, डेल्टा यू बताना है, एंड सिस्टम डज 50 जूल ऑफ वर्क, तो डेल्टा यू क्या होगा, 30 माइनस 50 माइनस 20, डेल्टा यू माइनस 20, डी ऑप्शन। When a charge of 2 coulomb is passed through a potential difference of 100 volt, सिंपल आंसर है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं, चार्ज कूलम में, चार्ज किसमें बेटे, अगर चार्ज कूलम में है ना, तो आपका फॉर्मूला क्या है, 2 डेल्टा वी। चार्ज 2 कूलम और डेल्टा वी कितना है, 10 वोल्ट। बेटे आंसर फिर क्या होगा, 20 जूल होगा, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा, 20 जूल होगा। कैसे पता लगा 20 जूल है, कूलम को वोल्ट से मल्टीप्लाई करें तो जूल आता है। राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 20 लेंस लॉ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहता है कि एक रिंग है, ये एक रिंग है,
इस रिंग में एक मैग्नेट गिर रहा है, मैग्नेट का ये साउथ पोल और ये क्या है, आप बताएंगे मुझे जब ये मैग्नेट इसकी तरफ जाएगा तो रिंग उसको अपोज करेगी, अपोज कैसे करेगी, साउथ के सामने साउथ बनाकर। तो आप ऊपर से देख रहे हैं आपके पास रिंग का कौन सा पोल आ रहा है, तो साउथ का मतलब क्या है, साउथ वाली साइड से जब भी रिंग को व्यू करेंगे इसको जरा घुमाएं क्लॉकवाइज बनेगा, तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा और एक्सेलरेशन जी से कम होगी। देखिए ना, मैं इस मार्बल को फेंकता हूँ, ये जी से नीचे गिरता है, जब मैं मैग्नेट को नीचे फेंकूंगा लेकिन जब ये कॉइल इसको रिपेल करेगी तो इसकी एक्सेलरेशन जी से कम होगी। ठीक है, राइट ऑप्शन इज बी। 1 क्यूरे इज इक्वल टू व्हाट, 3.7 into 10⁻10 बैक्यूरल, अल्फा ऑप्शन। ये टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस में भी है, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, चैप्टर 21। ऐसे नंबर मुफ्त के हैं जिसमें सिर्फ आपने कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। द इंडक्टेंस बिटवीन ए एंड डी इज, पहले तो ये बताएं कि, शाबाश, पहले तो ये बताएं तीनों सीरीज में या पैरेलल में, पैरेलल में। सीरीज होता तो एंड टू एंड होता है लेकिन इनकी ब्रांचेस बनी हुई, ये पैरेलल है। और मैंने कल बताया था कि कल ही आपको रिपीट किया है, इंडक्टर पैरेलल में रेसिप्रोकल लेके आए रेजिस्टर और इंडक्टर एक ही फॉर्मूले को देकर। तो अगर आपने इनकी इंडक्टेंस निकाल ली इक्विवेलेंट तो इसका फॉर्मूला शॉर्टकट लगाएं L/N। हर किसी की इंडक्टेंस 3 है और टोटल 3 है, नंबर भी टोटल 3 है, तो आंसर आ जाएगा 1 हेनरी। 1 हेनरी। 23, a GM counter is giving counting without any apparent source. It means it is due to background radiation. बैकग्राउंड रेडिएशन कौन सी होती है, अगर कोई रेडिएशन सोर्स ना भी है, देखें मैं जैसे बाहर निकलूंगा मेरे अंदर से ओजोन की डिप्लीशन की वजह से जो अल्ट्रावायलेट रे मेरी बॉडी से निकले, these are called what, background radiation. अंडरग्राउंड रेडिएटिव एलिमेंट मेरी बॉडी से निकलेंगे, that are called background radiation. एम्पियर लॉ अप्लाई कहां पर होता है बताएं, सर्कुलर पाथ पे, रेक्टेंगुलर पाथ पे या एनी क्लोज पाथ, एनी क्लोज पाथ। सी 25 में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो मेटल सरफेस में होते हैं वो डिपेंड किस पे करती है, फ्रीक्वेंसी पे, अल्फा। 26 जुबानी बताएं, अगर एक हैवी मैस एक लाइट मैस से टकराएगा तो टकराने के बाद हैवी मैस की स्पीड से आगे जाएगा और लाइट मैस की स्पीड डबल हो जाएगी, सी ऑप्शन। 27 में a 3 मीटर हाई सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, ये देखिए एक सिलेंडर है 3 मीटर हाई है, एक सिलेंडर जो कि 3 मीटर हाइट है, और बेटे उसमें वो कहता है कुछ ऑरिफिस है, एक कहां पर है, यहाँ ये 0 3 मीटर है ना, एक ऑरिफिस कहां पर है 2.1 मीटर पे, एक कहां पर है और एक कहां पर है। आप मुझे बताएं पानी स्पीड से कब आएगा, जितना ऑरिफिस बॉटम में क्रीप होता है उतनी पानी की स्पीड ज्यादा होती है, ज्यादा आपको बताया ना, तो बॉटम की क्रीप कौन से वाला होगा, 2.1 मीटर पे होगा, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, राइट ऑप्शन आएगा 2.1 मीटर हाइट हो, अल्फा। 28 नंबर क्वेश्चन में आपने पेंडुलम की लेंथ अगर डबल कर दें तो न्यू फ्रीक्वेंसी टू ओल्ड फ्रीक्वेंसी की रेशियो क्या होगा, बेटे जरा बताएं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है, पेंडुलम का फॉर्मूला 2 पाई अंडर जी बाय उल्टा, तो न्यू फ्रीक्वेंसी ओवर ओल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अंडर रूट ओल्ड लेंथ ओवर न्यू लेंथ। पता चला मेरी क्या थी, फ्रीक्वेंसी लेंथ के इनवर्स है, तो न्यू के इनवर्स में न्यू आएगा, ओल्ड के इनवर्स में ओल्ड आएगा। अब बताएं न्यू लेंथ कितनी की, डबल किसके, ओल्ड वाले के, तो आंसर आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे 1 ओवर अंडर रूट आंसर।
C option. If percentage error in the mass is 2% and speed of light is 1%, the percentage error in the energy equivalent to mass. आप सबको आइंस्टाइन mass energy equation आती है, mc square. अगर m और c मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी अनसर्टेनिटीज क्या होगी, ऐड होंगी. और c स्क्वायर पे कौन सा रूल लगेगा, पावर फैक्टर रूल. 2c, m की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 1, आंसर इज 4%. डेल्टा. 30 number question. How much work done by the force when displaced through displacement 2i minus 2? ये तो जुबानी आंसर करें आप जरा इसका. 5 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करें, i वाले को i से करें, 5 2 दा 10, j वाले को j से करें, 3 minus 1 minus 3, 10 minus 3 7. ओके, राइट ऑप्शन आ जाएगी सी. चलो 8 मिनट रह गए बस. सर ये जब हम यूईटी का टेस्ट देने जाते हैं शीट्स हमें वो खुद प्रोवाइड करते हैं? हाँ जी बेटे मिलेंगी आप. सर जो हमारे फास्ट के कई सारे टॉपिक्स रहते हैं एनालिटिकल वगैरह, तो वो कब होंगे? यार वो मैं नहीं बता सकता बेटे, वो आप इनसे पूछिए, आपको गाइड करेंगे. अटेंडेंट अक्सर को टेस्ट अनाउंस करने आता है ना, आप उनसे पूछें वो कब करवाएंगे आप. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए. अब मैं FLP 6 की जल्दी से की, FLP 5 की बोल रहा हूँ और फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको. हम काफी पीछे हैं तो मुश्किल सवाल होता है तो मैं करवा लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 में लिख ले, फॉर्मूला लगना है E is equal to VBL. मोशनल EMF का फॉर्मूला पढ़ा ना, इंड्यूस्ड EMF is equal to VBL. इसमें आपने V बताना है. इंड्यूस्ड EMF गिवन है 20 वोल्ट, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.01 टेस्ला और लेंथ गिवन है 20 मीटर. जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा, उसको किलोमीटर पर आवर में कर लेना आपको. A transmitter radiate 30 microwatt at 6.63 millimeter wavelength. The number of photons emitted are. हाँ जी, ये कैसे निकलेंगे? एनर्जी का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा, E is equal to NH. और एनर्जी क्या होती है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम. और F की जगह क्या आ जाएगा, C ओवर लैम्डा. आपने N बताना, तो N कैसे निकालेंगे बच्चों बताओ, पावर इनटू टाइम इनटू लैम्डा ओवर क्या आ जाएगा 8C. टाइम की जगह 1 लिख लो, टाइम मेंशन उसने बोला नहीं कितने टाइम के लिए पर सेकंड. E की जगह 1 आ जाएगा, पावर गिवन है, पावर गिवन है ना, और लैम्डा भी गिवन है. H और C की वैल्यू आपको जुबानी याद, यहां से N आ जाएगा. ठीक है, लेकिन ये सवाल यूनिटी में नहीं आ सकता, ये बहुत लंबी स्टेटमेंट हो जाएगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 में बताएं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन आर एमिटेड. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट, नहीं बेटे, गैमा तो तब होती है जब न्यूक्लियस आता है. उसने बोला इलेक्ट्रॉन, बीटा होना चाहिए. नहीं बेटे, इसमें ऑप्शन कोई भी नहीं बनेगी. जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से ग्राउंड में आता है तो फोटोन एमिट होता है. फोटोन कोई भी हो सकता है. गैमा रेडिएशन पर्टिकुलरली तब होती है जब एक्साइटेड न्यूक्लियस ग्राउंड में आता है. ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन रॉन्ग है ये. क्वेश्चन नंबर 9 में बताएं, दो आइसोटॉप्स हैं A and B of an element contain P and Pb protons and neutrons. तो बेटे आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम है ना, तो प्रोटॉन नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है तो न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है. समझ आ रही बेटे बात? न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालते हैं बताएं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर.
ए को जेड से माइनस करें, न्यूट्रॉन नंबर आ जाए, अल्फा ऑप्शन आ जाएगी। 10 में which the following shows that light as an electromagnetic wave, diffraction and polarization, ये दोनों वेव फिनोमेना है। which the following shows that light as a electromagnetic but also transverse, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है और तो डिफ्रैक्शन शो करता है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और पोलराइजेशन शो करता है लाइट ट्रांसवर्स। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 यूईटी में आया हुआ सवाल। ऑन अ हॉट समर डे टेम्परेचर इज मेजर्ड इन अ बिग हॉल अ फ्यू मिनट्स आफ्टर टर्निंग द एयर कंडीशनर, assuming the temperature close to the floor is T1, मतलब जो फर्श का टेम्परेचर है वो क्या है T1, और जो सीलिंग है छत का उसका टेम्परेचर क्या है T2। कौन सा टेम्परेचर ज्यादा और कौन सा कम होगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए मेरी बात, ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका लिंक केमिस्ट्री के साथ भी है। बेटे होता पता क्या है, स्पीड सॉरी डेंसिटी, चार्ल्स ना कहता है वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्ट, और वॉल्यूम क्या होता है मास ओवर डेंसिटी, मास ओवर डेंसिटी टेम्परेचर के डायरेक्ट। बात समझ आ रही है? अच्छा अब जरा मेरी बात सुनिएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका टेम्परेचर क्या होगा ज्यादा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका टेम्परेचर क्या होगा ज्यादा। जिसकी डेंसिटी कम होगी ना वो गैस ऊपर को उड़ जाएगी, कम डेंस गैस ऊपर को उड़ जाती है, जो भारी होती है वो नीचे बैठ जाती है। बात समझ आ रही है? तो जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर को चली जाएगी, छत पे चली जाएगी, इसको मैं बोल रहा हूँ T2, वो सीलिंग वाली को T2 बोल रहे। और जो मतलब आप ये कह सकते हैं जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर चली, जो ऊपर चलेगी उसकी डेंसिटी कम है और उसका टेम्परेचर क्या हुआ ज्यादा। उसने बोला है कि जो सीलिंग के ऊपर गया टेम्परेचर है वो क्या है T2। एक बात फॉलो करें, और जो भारी गैस होगी उसकी डेंसिटी क्या होगी ज्यादा और उसका टेम्परेचर क्या होगा कम। अंडरस्टैंड? तो सीलिंग पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, फ्लोर पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा। ओके, दिस इज ड्यू टू चार्ल्स लॉ। The kinetic energy of rotating disk is 4.5 joule. What is the translational kinetic energy? बेटे kinetic energy translational का फॉर्मूला क्या है हाफ mv स्क्वायर। लेकिन उसने आपको गिवन क्या दिया है, उसने बोला है कि जो 1/4 mv स्क्वायर डिस्क की एनर्जी है वो 4.5 जूल। बेटे डिस्क की एनर्जी इसी फॉर्मूले से निकलती है ना, डिस्क की रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/4 mv स्क्वायर। आपने मुझे बताना है अगर 1/4 mv स्क्वायर 4.5 जूल है तो हाफ mv स्क्वायर क्या होगा। उसने रोटेशनल की वैल्यू दी है और लीनियर की वैल्यू पूछी है, इसके डबल हो हाँ अगला देखिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा अगर हाफ mv स्क्वायर को, तो ये क्या बन जाएगा 1/4 mv स्क्वायर, और 1/4 mv स्क्वायर की वैल्यू आपको 4.5 गिवन है, तो आंसर आएगा 9। Young's modulus of a perfectly rigid body is infinity। कैसे पता लगा? Young's modulus स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन और परफेक्टली रिजिड बॉडी में डिफॉर्मेशन होती नहीं, समथिंग ओवर 0 इज इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 15, टाइम हो गया हुआ है तो ना मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं अगले वाले को ऑप्शन बोल रहा हूं, उनमें से कोई अगर आपसे नहीं होगा तो आप बेटे पहले पूरी बात सुने, नेक्स्ट वालों की ऑप्शन बोल रहा हूं, उनमें से कोई नहीं होगा तो आपने कल मेरे से डिस्कस करना लाजमी। जी सर। क्वेश्चन नंबर 14 में द रेशियो ऑफ द सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट फ्रॉम फुल वेव टू हाफ वेव, फुल वेव की फ्रीक्वेंसी डबल होती है हाफ वेव से, अल्फा ऑप्शन। 15 चैप्टर 21 का लास्ट पैराग्राफ है,
बेरियन 3 क्वार्क से मिलकर बनता है। 16 में अल्फा ऑप्शन, ये आपको पता है। 17 जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, डेल्टा। 18 में चार्ली नॉन ओमिक डिवाइस का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, सी। 19 में ए और बी में एंगल किस फॉर्मूले से बताएंगे? थीटा इज इक्वल टू कॉस प्लस ए डॉट बी ओवर ए बी। ठीक है, यहां से एंगल निकालेंगे, चार्ली आएगा। पेयर प्रोडक्शन में कौन सा फोटोन यूज होता है? गैमा रेज। डिप्लीशन रीजन पीएन जंक्शन में कब बनता है? डिफ्यूजन ऑफ चार्ज फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप। क्वेश्चन नंबर 22 में आपने इस रिलेशन में बताना है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए। कैसे निकालेंगे? यूनिट ऑफ ए निकालने के लिए बी को 80 के बराबर करना और यहां से ए का यूनिट निकालना है, बी को 20 से डिवाइड करना। बी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, बी वेलोसिटी है, टी का यूनिट सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, इस तरह के सवाल आपको बहुत दफा करवाएं, ये सवाल इस फॉर्मूले से होना है। 23 नंबर क्वेश्चन में आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जियोस्पेशियल सप्लाई पर। ये मैं आपको करवा देता हूं, पहले मैं ऑप्शन सारी बोल। 23 में अल्फा आएगा, ये मैं आपको लास्ट में करवाता हूं। 24 में राइट ऑप्शन अल्फा, एस इज इक्वल टू आर थीटा से होगा ये सवाल। 25 में सिंपल पेंडुलम में टेंशन इन स्प्रिंग को बैलेंस करते हैं mg cos थीटा, सी। 26 के अंदर वेवलेंथ गिवन है 0.4, तो नोड और एंटीनोड का